हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ग्रेट सेशन ऑफ केएस क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री जो कि राजस्थान के किसी भी पेपर जैसे कि आरएएस, पीटीआई, पटवारी, वीडियो, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सभी एग्ज़ाम्स में आती ही आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो हम राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में, हमारा जो कि मेन हिस्ट्री का पार्ट होता है राजस्थान की, राजपूत काल। राजपूत काल में हम मेवाड़, मारवाड़, चौहान आदि के बारे में पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, और अंत में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हुए राजस्थान हिस्ट्री को बाइंड अप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। तो हिस्ट्री शब्द आया ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से। ग्रीक भाषा का एक शब्द था हिस्ट्री, उससे ही यानी कि लैटिन भाषा के शब्द हिस्ट्री से बना हिस्ट्री शब्द। अच्छा, हिस्ट्री और अतीत, इन दोनों के बीच एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। हिस्ट्री वो होती है जिसकी लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिसके लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं और साक्ष्य भी मिलते हैं, जबकि अतीत के साथ ऐसा नहीं होता है। अतीत के लिखित प्रमाण नहीं होते हैं और साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अच्छा, जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, राजस्थान हिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम सभ्यता काल से शुरुआत करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है ना, वो राजपूत काल से मानी जाती है। इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत सभ्यता काल से मानी जाती है। जब हम सभ्यता काल पढ़ेंगे, मैं आपको सभ्यता काल पढ़ाऊँगा, तो मैं राजस्थान के अंदर जितनी भी हड़प्पा से रिलेटेड साइटें राजस्थान के अंदर हैं उनके बारे में बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जब इंसान की उत्पत्ति की शुरुआत हुई तो इंसान को 5 नस्लों में बांटा गया था। इंसान की 5 नस्लें बताई गई थी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि इतिहास शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई। इतिहास शब्द कहाँ से आया? हिस्ट्री शब्द से आया, ग्रीक भाषा के शब्द से आया। फिर मनुष्य की, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनुष्य की नस्ल, मनुष्य 5 पीढ़ियों में या 5 नस्लों में आकर पूर्ण रूप से बना था, जो मेजर नस्लें मानी जाती हैं मनुष्य की। आज का जो मानव है वो 5वीं नस्ल का मानव माना जाता है, मनुष्य की 5वीं नस्ल से माना जाता है। मनुष्य की सबसे पहली जो नस्ल थी वो थी रामापिथेकस। इसके जो साक्ष्य मिले थे वो सबसे पहले मिले थे शिवालिक की पहाड़ियों में, भारत के अंदर। भारत के अंदर मनुष्य की पहली नस्ल रामापिथेकस के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त हुए थे। ये एक मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, एक आपको जनरल बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य किन किन नस्लों से जाकर कैसे कैसे बना। फिर दूसरी नस्ल आती है मनुष्य की, दूसरी नस्ल जो कि है ऑस्ट्रियोपिथेकस। कौन सी नस्ल है दूसरी नस्ल? ऑस्ट्रियोपिथेकस। अच्छा, मनुष्य का जो दिमाग है वो मनुष्य का दिमाग तीसरी नस्ल से बनना चालू हुआ था और वो तीसरी नस्ल कहलाई थी होमियो इरेक्टस। मनुष्य के दिमाग के विकास की शुरुआत होमियो इरेक्टस नस्ल से शुरू हुई थी। मनुष्य की चौथी नस्ल आते आते मनुष्य का दिमाग पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका था और उसको कहा गया निएंडरथल। चौथी नस्ल में मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति आ गई थी और वो चीज़ों को समझने लग गया था और वो चौथी नस्ल कहलाई मनुष्य की निएंडरथल। 5वीं नस्ल होमियोसेपियन, जहाँ से राजस्थान के अंदर जिस नस्ल के राजस्थान के अंदर साक्ष्य सबसे पहली नस्ल के जिस नस्ल के प्राप्त हुए वो थी होमियोसेपियन। होमियोसेपियन पहली नस्ल थी जिसके साक्ष्य राजस्थान के अंदर प्राप्त हुए मनुष्य के। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है मनुष्य की पहली नस्ल
रामापिथेकस, शिवालिक की पहाड़ियों से अंश मिले। मनुष्य की दूसरी नस्ल ऑस्ट्रियोपिथेकस। मनुष्य की तीसरी नस्ल होमियो इरेक्टस। मानव मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हुआ। मैंने आपको बताया जैसे कि मनुष्य की तीसरी नस्ल चौथी नस्ल वो थी निएंडरथल। यहाँ पर मनुष्य के मानव के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। पांचवी नस्ल आई होमियो सेपियन, जो कि राजस्थान में जिसके प्रथम नस्ल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो थी पांचवी नस्ल का होमियो सेपियन। ठीक है, अब हम जैसा कि हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो किसी भी हिस्ट्री को मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। अब हम एक्चुअल हिस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं। तो हम एक्चुअल हिस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी देश की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी स्टेट की हो या वर्ल्ड की हो, हिस्ट्री को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। हम सभी जानते हैं इस बात को, 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। पहला भाग है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा भाग है मेडाइवल हिस्ट्री और तीसरा भाग आता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सभी सभ्यताएं आती हैं, ऋग्वेदिक काल, यजुर्वेद काल, ये सब आता है। जबकि मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर राजा महाराजाओं की हिस्ट्री आती है, या फिर जो अपना मुगल एरा रहा वो आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जितने भी हमारे रिवॉल्ट हुए, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, ये सब आता है, ये सब पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। आज़ादी से रिलेटेड जो भी अंग्रेज़ों का काल था, अंग्रेज़ों का काल माना जाता है, ब्रिटिश एरा माना जाता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम चालू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता देखिए हमारा पहला टॉपिक रहेगा। हम आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली साइट, या हमें पहले मैं आपको बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें याद रखना है कि साइट कौन कौन सी मिली हड़प्पा की राजस्थान में। फिर हमें याद रखना है वो साइट किस स्थान पर मिली, यानी कि किस जगह पर मिली। फिर तीसरा हमें याद करना है कि उसके उत्खननकर्ता कौन थे, यानी कि उसकी खुदाई किसने करी, उस साइट की खोज किसने करी, उस साइट की तरफ संकेत किसने किया पहली बार कि हाँ यहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता हो सकती है, इस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हो सकते हैं। ये सब हमें याद रखना होगा। मेजर पॉइंट यही याद रखने हैं हमें सभ्यता काल में, इससे ज़्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना कि वो सभ्यता कहाँ स्थित है, उसकी खोज किसने करी, उसका उत्खनन किसने किया, और कुछ एक मेजर बातें। ठीक है, सबसे पहली हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली साइट आती है कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ। काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ, ये कालीबंगा शब्द का अर्थ है। कालीबंगा साइट कहाँ पर मिली? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में मिली। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में मिली। अच्छा, इसके बारे में प्रथम संकेत किसने किया था? कालीबंगा जो साइट मिली इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया कि हाँ हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे इस जगह पर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो हमें उसके साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, वो थे एल.बी. टेसीटोरी। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा अब कि घग्गर नदी को ऋग्वेदिक काल में ड्रष्टावती कहा जाता था। ड्रष्टावती नदी कहा जाता था। ठीक है, वाकर ने सरस्वती की शाखा भी कहा है इसे। वाकर नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसको सरस्वती नदी की शाखा भी कहा है घग्गर नदी को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कालीगंगा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना कालीबंगा के बारे में। अब आते हैं हम अपना अगला, जो हमारे एल.बी. टेसीटोरी थे जिन्होंने कालीबंगा के बारे में सबसे पहले संकेत किया। ये एक विदेशी इतिहासकार थे, इटली के इतिहासकार थे, परंतु इन्होंने बीकानेर में रहकर ही अपना सारा शोध किया। बीकानेर में रहकर ही इतिहास की खोज करी
और इनका कार्यक्षेत्र भी बीकानेर ही कहलाया और इनकी मृत्यु भी बीकानेर में ही हुई थी। अच्छा, इसके कालीबंगा के भाई प्रथम संकेत करता थे एलपी टेसीटोरी, तो इसकी सच में खोज, वास्तविक खोज किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कि कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे। कालीबंगा के खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कब करी? 1952 में करी। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा है ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है कि 1952 के अंदर कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने करी थी। इसका उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन बीपी लाल और बीके थापन ने किया। बीके थापन ने किया। कैसी सभ्यता थी? ये एक दोहरी सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर दुर्ग और नगर दोनों ही चीज़ें थी। पश्चिमी जो टीला हुआ करता था, यानी कि पश्चिम की तरफ का जो टीला हुआ करता था, वहाँ पर तो था दुर्ग बने हुए थे, बड़े बड़े भवन बने हुए थे, यानी कि, और जो नगर बसा हुआ था वो बसा हुआ था पूर्वी टीले पर, नगर बसा हुआ था। एक ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, यहाँ पर जो है शमशान भी मिले हैं कालीबंगा के अंदर। अच्छा, शमशान है तो शव भी मिले होंगे, यानी कि डेड बॉडीज़ किन्हें कहते हैं, वो भी मिली होंगी। तो यहाँ पर जो शव गड़ाए जाते थे वो 3 तरीके से गड़ाए जाते थे, यानी कि शवाधान जो किया जाता था, शवों को गड़ाया जाता था, तो वो 3 तरीके से होता था। अब वो 3 कौन कौन से तरीके से थे, वो पद्धतियाँ कौन कौन सी थी? एक तो होती थी पूर्ण समाधान, एक होता था आंशिक शवाधान, एक होता था कलश शवाधान। पूर्ण समाधान में क्या होता था? पूर्ण समाधान में शव के साथ साथ, शव तो रहता ही था, वहाँ से कंकाल तो मिले ही हैं लोगों के, शव तो मिले ही हैं, उसके साथ साथ उनकी कुछ वस्तुएं भी रखी हुई मिली हैं, इसे कहा गया पूर्ण समाधान। फिर आते हैं आंशिक समाधान। आंशिक समाधान के अंदर शव नहीं मिले, बस वस्तुएं प्राप्त हुई हैं लोगों की, कंकाल नहीं मिले, शव नहीं मिले, बस वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फिर आता है हमारा कलश शवाधान। कलश शवाधान के अंदर क्या होता था? जैसे आज के समय में होता है, मृतक को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसको जलाया जाता है, उसके बाद कलश गंगा जी में ले जाते हैं और कलश से उसकी जो अस्थियाँ होती हैं उन्हें विसर्जित किया जाता है। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें कलश के अंदर अस्थियों को लेकर गाड़ दिया गया और वो अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं, वो कहलाया कलश शवाधान। कलश के अंदर अस्थियाँ मिली कलश में, इसलिए कलश शवाधान। आंशिक शवाधान, वस्तु मिली, कंकाल नहीं मिले। पूर्ण समाधान, शव मिले, शव के साथ साथ वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? यहाँ दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं, बाजरा, चना व सरसों, गेहूँ आदि के प्रमाण मिले हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। इकलौती ऐसी साइट है जहाँ से लकड़ी की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। अगर पूछा जाए कि लकड़ी की नालियों के प्रमाण हड़प्पा कालीन किस साइट पर मिलते हैं, तो कालीबंगा पर मिलते हैं, यहाँ लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। फिर 6 प्रकार के मृत भांड मिले। मृत भांड क्या होते हैं? मृत भांड होते हैं मट्टी के बने हुए मटके या मट्टी के बने हुए बर्तन, उनको मृत भांड कहा जाता है। वो 6 प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए। तांबे की एक बैलगाड़ी बनी प्राप्त हुई है, यानी कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो तांबे से बनी हुई एक बैलगाड़ी भी मिली है। माप तोल के साक्ष्य मिले हैं। ईरानी तंदूर व स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर ईरानी तंदूर मिला है, उसके साथ स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ मिला है। ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह आप जानते होंगे सभी, स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है, वो भी मिला है। मुद्रा व मोहरें भी प्राप्त हुई हैं यहाँ से। एक तो सेलखड़ी नामक पत्थर आता है, उसकी मुद्रा प्राप्त हुई। इसके अलावा मट्टी से बनी हुई मुद्रा भी प्राप्त हुई। मेसोपोटामिया की मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, मुद्रा व मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है बाकायदा। फिर यहाँ से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्राप्त हुए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे? यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो सर की सर्जरी की जाती थी, उस समय इतने विद्वान थे कि वो सर की सर्जरी की जाती थी, तो यहाँ पर हाइड्रोसिफिलियन सर्जरी पद्धति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट भी प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा यानी कि मिट्टी व धातु की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं इस स्थान से। देखिए मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पर
माप तोल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 6 प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। ये सब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कालीबंगा साइड है। ये देखिए इस प्रकार के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। बर्तन के अलावा ये माप तोल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हमारी कालीबंगा के बाद हमारी अगली साइट आती है हड़प्पा की, वो आती है आहड़। आहड़ आहड़ कहाँ पर प्राप्त हुई? सबसे पहले हमें ये जानना होगा आहड़ है कहाँ पर स्थित। तो आहड़ स्थित है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर एक नदी है आयड़ नदी, उसके किनारे प्राप्त हुई। अच्छा, आयड़ नदी की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। आयड़ नदी उदयपुर में उदय सागर झील के अंदर जाके गिरती है और वहाँ से निकलने के बाद इस नदी को भेड़स नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि आयड़ नदी को उदय सागर झील से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है, तो भेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आहड़, आयड़ नदी के पास उदयपुर में। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 में खोज करी। उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता 3 उत्खननकर्ता रहे इसके समय समय पर, अलग अलग लोगों ने इसका उत्खनन किया। सबसे पहले किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब किया? 1954 से लेकर 56 तक किया। फिर HD सांकलिया ने किया, 1961 में किया। फिर BN मिश्र ने किया। कब किया? 1961 में ही BN मिश्र ने भी किया। ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ 3 सभ्यताओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं, एक तो पाक हड़प्पा, एक हड़प्पा कालीन और एक हड़प्पोन्तर। ठीक है, ये देखिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो तुम्हारा ये आहड़ है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? ये आहड़ को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था ताम्रनगरी। ताम्रनगरी, आहड़ को ताम्रनगरी कहा जाता था। आपको पता होगा उदयपुर में तांबा बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसको उस समय ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता था। 11वीं शताब्दी आते आते इसका नाम बदला, इसको अघाट पट भी कहा गया या अघाट दुर्ग भी कहा गया। वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में आहड़ को धूलकोट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप अगर उदयपुर जाते हैं, उदयपुर में आपको अगर आहड़ घूमना है तो आपको बस कंडक्टर से कहना होगा एक टिकट धूलकोट की दीजिए। आज के समय में इसको आहड़ के नाम से नहीं, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए सभ्यता के? यहाँ से प्राप्त हुए चावल की प्रमुख फसल थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चावल एक प्रमुख फसल थी। 6 चूल्हों का एक ही घर प्राप्त हुआ। ये किस बात का संकेत देता है? 6 चूल्हों का घर एक ही बात का संकेत देता है कि हड़प्पा काल में भी संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ऐसा माना जा सकता है कि उस समय एक संयुक्त परिवार रहते होंगे, इसलिए 6 चूल्हों का एक घर मिला। सब अपने अपने अलग अलग खाना भोजन बनाते होंगे। मानव हथेली की छाप मिली, 4 मानव मूर्तियाँ मिली हैं। 4 मानव मूर्ति मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कैसी मूर्ति मिली है। ये देखिए इस प्रकार से 4 मानव मूर्ति मिली है। फिर और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? और प्राप्त हुआ यहाँ से महिला की एक खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा महिला की खंडित कैसी मूर्ति प्राप्त हुई है। लाल व काले मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक विशाल मृत भांड अन्नागार हेतु, यानी कि एक विशाल मट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें अनाज को स्टोर किया जाता होगा, अनाज को रखा जाता होगा। देखिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार का एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसको माना गया कि शायद इसको जो भी गेहूँ या जो भी फसल वो लोग करते थे, चावल, इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल लेते होंगे घर में। फिर ये मैंने आपको 4 मूर्तियाँ भी दिखा दी एक संग। ये देखिए इस प्रकार के लाल व काले मृत भांड प्राप्त हुए हैं। फिर एक महिला की खंडित मूर्ति, ये देखिए ये एक महिला की मूर्ति है जो कि खंडित है। खंडित मूर्ति एक महिला की प्राप्त हुई है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ से 6 मुद्राएं तथा 3 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से यूनानी मुद्रा भी प्राप्त हुई है, जो अपना यूनान है। इसका मतलब यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी होता था। ये इस बात को बताता है कि उस काल में भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका मतलब यूनान के लोग यहाँ उस समय भी आते थे, सभ्यता काल में भी आते थे और हमसे कुछ
कुछ ना कुछ यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। फिर एक विशाल कक्ष मिला है, बहुत बड़ा कक्ष, जिसे खपचियों के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, अब ये खपचियाँ क्या होती हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। खपचियाँ होती हैं, आप समझ सकते हैं, गोबर और लकड़ी का एक दीवार टाइप की बना देते थे, एक लकड़ी की दीवार जिसके ऊपर गोबर का लेप करके बना देते थे, जिससे एक ही विशाल कक्ष को 2 भागों में बांटा जाता था। ठीक है। फिर कच्ची ईंट भी मिली है यहाँ से, मिट्टी व बजरी का फर्श मिला है, यानी कि उस समय फर्श जो बना हुआ करता था, ऐसा अनुमान है कि मिट्टी और बजरी का फर्श बनाया जाता था। यहाँ भी 3 प्रकार का वही शवदान की पद्धति मिली है। कौन कौन सी? पूर्ण, आंशिक और कलश शवदान। अब इसको फर्दर ये 3 भागों में डिवाइड है। जो आहड़ है वो 3 भागों में फर्दर डिवाइड है। कौन कौन से स्थान है वो फर्दर 3, यानी कि ये बहुत बड़ी एक स्थान रहा होगा हड़प्पा कालीन सभ्यता का, तो ये फर्दर 3 भागों में 3 जगहों में डिवाइड है। एक तो आती है बाड़ाथल, एक आती है गिलुंड, एक आती है ओजियाना। इनमें भी हमें वही 3 बातें ध्यान रखनी है। कहाँ पर मिली, खोज किसने करी, उत्खनन किसने किया। तो देखिए, सबसे पहले बाड़ाथल कहाँ पर मिली? बेड़च नदी के पास उदयपुर में मिली। उत्खननकर्ता कौन रहे? इसका समय समय पर अलग अलग उत्खनन करता रहे। सबसे पहले 1962 में BN मिश्र ने इसका उत्खनन किया। फिर 1993 में B.D. शिंदे ने इसका उत्खनन किया। फिर 1993 में ही R.K. मोहंते ने इसका उत्खनन किया। एक ललित पांडे भी हुए जिन्होंने 1993 में इसका उत्खनन किया। इन तीनों ने तो मिलकर एक साथ उत्खनन किया 1993 में। BN मिश्र ने 1962 में सबसे पहले उत्खनन किया। फिर यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? धातु गलाने की 5 भट्टियाँ, धातु यानी कि लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि इस प्रकार की धातु, कोई भी धातु हो उसको गलाने की, उस समय जो धातुएं पाई जाती थी उनको गलाने की 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से। कुत्ते व बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। चंद्रमा व हाथी का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। काले लाल मृतभांड प्राप्त हुए हैं। एक काले 11 कमरों का बड़ा भवन भी मिला है। कपड़े के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ से पता लगता है कि उस समय लोग कपड़े बनाया करते थे या कपड़े पहना करते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। अब आता है अगला गिलुंड। ये आहड़ का ही विस्तृत स्थल चल रहा है। पहला हमने बाड़ाथल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं गिलुंड। गिलुंड कहाँ मिला? राजसमंद में मिला। उदयपुर के पास में ही है राजसमंद, आप सभी जानते हैं। उत्खननकर्ता ब्रजवासी लाल हैं। चिकतेदार हिड़ंग का चित्रण प्राप्त हुआ है यहाँ से। लाल व काले मृतभांड वही प्राप्त हुए। पक्की ईंट, मुद्राएं व जयामतीय आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जयामतीय आकृतियाँ यानी कि जियोमेट्रिकल जो शेप्स हैं वो भी प्राप्त हुई हैं यहाँ पर। जियोमेट्रिकल, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ज्योमेट्री के बारे में भी शायद कुछ हद तक जानते थे। फिर अगला स्थान आता है ओजियाना। ओजियाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। उत्खननकर्ता कौन थे? BR मीणा थे। सफ़ेद बैल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। उत्खननकर्ता BR मीणा। कब किया? 2000 में किया। ये कब किया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने किया इतना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है, मेन तो ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर साइट देखते हैं हड़प्पा की। अगली साइट आती है बैराट, जिसे आज शाहपुरा जयपुर में का है, ये स्थित है। बैराट नगर के नाम से भी प्रसिद्ध था ये। बैराट, शाहपुरा, जयपुर, बाणगंगा नदी के पास, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाणगंगा नदी के पास कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल प्राप्त हुआ? बैराट प्राप्त हुआ, विराटनगर। प्राचीन नाम विराटनगर। खोजकर्ता दयाराम साहनी। कब की? 1936 में की। उत्खननकर्ता कौन थे? इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया नील रतन बैनर्जी ने 1962 में, और इनके साथ थे कैलाश दीक्षित। इन दोनों ने इसका उत्खनन किया। अशोक का भब्रू शिलालेख यहाँ से मिलता है। आप सभी जानते होंगे, बहुत ही बड़े सम्राट, भारत के सबसे बड़े, एक काल के सबसे बड़े सम्राट महाराजा अशोक का एक भब्रू शिलालेख था, जिसके अंदर उन्होंने
बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया है। वो शिलालेख भी प्राप्त हुआ अशोक का, भब्रू शिलालेख मिलता है। भब्रू शिलालेख, हम भब्रू शिलालेख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जब नाम आया ही है तो। वर्तमान में ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के अंदर रखा हुआ है भब्रू शिलालेख। इसके अंदर बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की श्रद्धा का वर्णन है। मैंने आपको बताया ना, भब्रू शिलालेख के अंदर बुद्ध धर्म के बारे में अशोक ने बताया है। अशोक ने कलिंग विजय के बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया था। उसने हिंसा को पूरी तरह त्याग दिया था। अशोक एक सात्विक जीवन जीने लग गया था उस समय अशोक। ठीक है, अब एक चीनी यात्री हुए हेनसांग। हेनसांग ने सी यू की नामक किताब लिखी है। हेनसांग एक चीनी यात्री है हेनसांग। उन्होंने सी यू की नामक किताब लिखी है। उन्होंने अपनी किताब सी यू की में विराट को पार यात्र कहा। पार यात्र कहा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेमसांग ने अपनी किताब में विराट नगर को किस नाम से पुकारा है तो वो पार यात्र नगर से बुलाया। पार यात्र कहा, पार यात्र कहा। किसने कहा? हेमसांग ने कहा। किसमें कहा? सी यूकी ने कहा। फिर यहाँ से स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। अच्छा, स्वर्ण मंजूषा क्या होती है? स्वर्ण मंजूषा कहा जाता है बुद्ध की अस्थियाँ हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, स्वर्ण मंजूषा। यहाँ से जंगली सांड, हिरण, चीता व भालू के शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जो तुम्हारा विराट है, विराट से 36 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 28 तो यूनानी थी। देखिए यहाँ भी ये चीज़ साबित हो रही है कि उस समय भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था। लोग उस समय भी विदेशी भारत आया करते थे। और 8 मौर्य काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, फिर विराट नगर। ठीक है, आगे चलिए। अगला स्थान आता है हमारा बागौर। बागौर कहाँ पर है? बागौर है हमारा भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर बागौर। उत्खननकर्ता कौन थे? पीएन मिश्र थे। पीएन मिश्र। कब किया? 1967 में किया। पूरा डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है आपको। कहीं भी कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। जो एग्ज़ाम में आएगा वो ही पढ़ाऊंगा। और इतना मैं कह सकता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, ये मध्य पाषाण नव पाषाण कालीन जानकारी देता है। कौन सा? बागौर। ठीक है, यहाँ से 14 प्रकार की खेती के व पशुपालन, 14 प्रकार की खेती के प्रमाण मिले हैं व पशुपालन होता था, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं बागौर से। अगली आती है हमारी जो साइट आती है हड़प्पा सभ्यता की, वो आती है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ प्राप्त हुई? गणेश्वरी खंडेला की पहाड़ी सीकर में। इसके भी वही उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता है रत्नचंद्र अग्रवाल। कब किया? 1972 में किया। प्राचीन मंदिर मिला है यहाँ से एक गणेश्वर का। ठीक है, गणेश्वर का एक प्राचीन मंदिर मिला है यहाँ से। यहाँ से 2 प्रकार की सभ्यताएं, पाषाण और ताम्र पाषाण। गणेश्वर में 2 प्रकार की सभ्यताओं के साक्ष्य मिले, पाषाण और ताम्र पाषाण, यानी कि स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज, दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? गणेश्वर से। किस सभ्यता से पाषाण और ताम्र पाषाण सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? रत्नचंद्र अग्रवाल थे। कब किया? 1972 में किया। अगली आती है रैण। रैण कहाँ थी? टोंक में थी। उत्खननकर्ता कौन थे? के.एन. पुरी थे। के.एन. पुरी थे। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ पर पाया गया? रैण टोंक में पाया गया। हमें ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ मिला है? रैण टोंक में मिला है। ठीक है, इसको प्राचीन टाटा नगरी भी कहा जाता है यहाँ की, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर उस समय में इंडस्ट्रियाँ हुआ करती होंगी उस समय की, इसलिए इसको प्राचीन टाटा नगरी भी कहा गया। फिर आता है कोटड़ा। कोटड़ा झालावाड़ में। कोटड़ा झालावाड़ में। और मैं जिनके बारे में विस्तृत पढ़ना था मैंने आपको उनके बारे में विस्तृत पढ़ा दिया। अब कुछ ऐसी साइटें हैं हड़प्पा कालीन जिनमें हमें बस थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, कहाँ पर है और खनन किसने किया, इतना ही। इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मैं अब आपको वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आते हैं गुर्रार।
गुरार कहाँ मिली? सीकर में मिली। रेड़ के बाद सर्वाधिक सिक्के यहीं से मिले हैं। कौन से? 274 आहत, 2744 आहत, ठीक है, 2774 आहत, ठीक है। फिर आती है हमारी अगली साइड सुनाटी, कहाँ पर? झुंझुनू में। लोहे का कटोरा मिला है यहाँ से। लोहे के कटोरे के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुनाटी में। कहाँ पर? झुंझुनू में। फिर अगली आती है रंग महल, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में ही है ये भी हमारी। इससे पहले हनुमानगढ़ में हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में थी, वो भी घग्गर नदी के किनारे थी। इसी प्रकार रंग महल, ये भी घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। टोंटीदार मटके प्राप्त हुए यहाँ से कृष्ण की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उस समय कृष्ण जी की भी पूजा हुआ करती थी, ये इस बात को बताता है। फिर अगली साइट है हमारी सौंधी, कहाँ पर? बीकानेर में। किसने खोज करी? अमलानंद घोष ने करी। फिर आती है महल, महल है हमारी भरतपुर में। दर व नौहर भी यहीं है। दर व नौहर, ये भी 2 हड़प्पा कालीन साइटें हैं। दर व नौहर, ये भी कहाँ हैं? भरतपुर के अंदर है, ठीक है। फिर आती है आलणिया, आलणिया कोटा के अंदर। फिर आती है गरदड़ा, बूंदी के अंदर। लोहारा, भीलवाड़ा के अंदर। नगटी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। बिंजयासी सीकर के अंदर। बिंजयासी के अंदर से एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखते हैं, यहाँ से हमें आभूषण भी मिले हैं। हड़प्पा कालीन किस सभ्यता से हमें आभूषण मिले हैं? तो वो थी बिंजयासी। बिंजयासी कहाँ पर थी? सीकर के अंदर थी। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता, हमारा आज का पहला टॉपिक सभ्यता कालीन का, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राजपूत काल की शुरुआत करेंगे। राजपूत काल की शुरुआत करेंगे जो कि मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। मुझे आप अपना सजेशन ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे किस किस टॉपिक पर और वीडियो बनानी चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।